नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। रिसेंटली भारत के आर्मी चीफ की तरफ से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने ये कहा कि भविष्य में बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होंगी, हमें पता नहीं कि आगे जाकर कौन से चैलेंजेस आएंगे, क्या होगा। इवन ट्रंप जी को भी नहीं पता कि कल वो क्या करेंगे। नाउ ये स्टेटमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार को आप ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता कि आगे जाकर क्या चैलेंज आएगा, मगर ट्रंप की इमेज ऐसी बन गई है कि आज वो कुछ बोलेंगे, आज बोलेंगे चाइना के साथ मेरी डील हो गई है, सब ठीक है, कल सुबह उठ के बोल देंगे शी जिनपिंग ने मेरे साथ धोखा किया, और फिर अगले दिन कुछ और बोल देंगे। तो अब ट्रंप की देखिए ऐसी इमेज बन गई है कि कई वर्ल्ड लीडर्स, मैं इससे पहले बता चुका हूँ, कोलंबिया के वर्ल्ड लीडर्स इनके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दे चुके हैं। और अब भारत के आर्मी चीफ ने भी ये बोला कि ट्रंप को भी नहीं पता कि कल वो क्या करने वाले हैं। ना जो ये छोटी सी क्लिप है, ये मैं चाहता हूं आप देखें, उसके बाद ये इशू और डीप पर डिस्कस करेंगे। अभी रही बात कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य के चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, जिसको हम बुका बोलते हैं। हिंदी में अगर बोलूं तो अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता। ये चार कुछ ऐसी चीज हैं, अगर आपको सिंपल वर्ड में बोलूं तो आगे आने वाले दिन कैसे होंगे उसके लिए आप और हम किन कर्तव्य विमूढ़। हमें पता नहीं कल कैसे आने वाला है। ट्रंप जी आज क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ट्रंप जी को भी नहीं पता होगा कल क्या करने जा रही है। ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि ट्रंप जी को ही नहीं पता होगा कि ट्रंप जी कल क्या करने वाले हैं। ना ऑब्वियसली यहाँ पे मेन जो फोकस है वो इस बात को लेकर है कि हम एक ऐसे युग में एंटर करने वाले हैं जब बड़े ग्लोबल चेंजेस होंगे। एक तरफ बात चल रही है इवेंचुअल डी डॉलराइजेशन की, दूसरी तरफ जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया भर में बढ़ती जा रही हैं वो अपने आप में एक चैलेंज है। और फिर दुनिया के सबसे ताकतवर कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो इतना, आप कह लीजिए, एक अनस्टेबल पॉलिसी के साथ आगे बढ़ता है। कभी उनका पता नहीं होता कि कब क्या बोल देंगे। अब इसके साथ दोस्ती हो गई है, अब यहाँ पे हो गया है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि इंटरनेट में कई लोगों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मेंटली अनस्टेबल हो गए हैं, डिरेंज्ड बिहेवियर इनका हो गया है, क्योंकि रिसेंटली इन्होंने एक मिलिट्री थ्रेट दे दिया अपने ही एक स्ट्रेटेजिक एलाई को, एक ऐसे कंट्री को जिसके साथ यूएस के काफ़ी डीप रिलेशंस हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नाइजीरिया की। नाइजीरिया में देखिए रिसेंटली एक मैसेकर हुआ है, बहुत सारे लोगों को मारा गया, प्राइमरली क्रिश्चियंस विक्टिम्स है यहाँ पर। और ट्रंप ट्रूथ सोशल पर गए और ये बोल दिया अगर नाइजीरियन गवर्नमेंट ने अलाउ करी द किलिंग्स ऑफ क्रिश्चियंस तो यूएस उसके बाद सारी एड और असिस्टेंस नाइजीरिया को रोक देगा, और उसके बाद हम इस डिसग्रेस कंट्री, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है, डिसग्रेस कंट्री के अंदर मिलिटरीली घुस जाएंगे, गन्स ए ब्लेजिंग टू कंप्लीटली वाइप आउट इस्लामिक टेररिस्ट हु आर कमिटिंग दीज हॉरिबल एट्रोसिटीज। और आगे ये भी बोल दिया आई एम हियर बाय इंस्ट्रक्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ वॉर टू प्रिपेयर फॉर पॉसिबल एक्शन। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को मैंने बोल दिया है कि बिल्कुल तैयार हो जाइए, अगर हम अटैक करते हैं तो ये फास्ट अटैक होगा, विशस अटैक होगा, और जो भी नाइजीरिया के क्रिश्चियंस हैं उनको हम बचा लेंगे। नाउ अगेन देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि यूएस गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि दुनिया भर में क्रिश्चियंस को ये डिफेंड करें, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट वो एक पॉलिसी ये बना सकते हैं। बट नाइजीरिया लंबे समय से यूएसए के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री रहा है। एक तरफ आप देखोगे जनवरी 2025 का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, अमेरिकन जनरल्स आज के समय काम कर रहे हैं नाइजीरिया में इनकी एयरफोर्स को इंप्रूव करने के लिए। नाइजीरिया एक ऑयल रिच कंट्री है और यूएस के साथ बहुत ही डीप रिलेशंस है नाइजीरिया के। परहैप्स कुछ मामलों में मैं कहूँगा मिलिट्री रिलेशंस की अगर मैं बात करूँ तो भारत से भी काफ़ी डीप रिलेशंस है नाइजीरिया यूएस के, अगर मैं सिर्फ मिलिट्री एस्पेक्ट की बात करूँ। अब उसी कंट्री को, नाइजीरिया को, ट्रंप ने डाल दिया है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में और ये बोल दिया है कि प्रिपेयर फॉर पॉसिबल एक्शन। नाउ ये अगेन कल को पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है, आई वुड नॉट बी सरप्राइज, मेरी बात याद रखिएगा। सो लिटरली आज के समय ना दुनिया ऐसी हो चुकी है, आपको पता ही नहीं कि आने वाले कुछ दिनों में क्या होगा। सडनली कुछ एक ऐसा बड़ा डिसीजन ले लिया जाएगा जिसको आप जस्टिफाई भी नहीं कर पाओगे, और अब ये न्यू नॉर्मल बन चुका है। ट्रंप की अब इमेज ये ऐसी बन गई है कि अब कुछ ये अटपटा सा अजीब सा डिसीजन ले ले, लोग सरप्राइज नहीं होंगे। ये ऑलमोस्ट आप मान लीजिए शायद ट्रंप की स्ट्रैटेजी है कि मैं बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल दिखूं, लोगों को लगना चाहिए कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरा अगला मूव क्या होने वाला है। और परहैप्स अब यहाँ पे आप समझ पाओगे ये स्टेटमेंट, व्हाट इज ट्रंप डूइंग टुडे? आई थिंक इवन ट्रंप डजंट नो व्हाट ही इज गोइंग टू डू टुमारो। चैलेंजेस आर कमिंग सो क्विकली, चैलेंजेस इतनी जल्दी से आ रहे हैं कि बाय द टाइम यू ट्राई टू ग्रास्प एन ओल्ड चैलेंज, एक नया चैलेंज सामने आ जाता है। और बिल्कुल
the security challenges our military faces, whether it's on the border, terrorism, natural disaster या फिर even cyber warfare, we must always be prepared। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जिस तरीके से आज के समय में रूमर्स फैलाई जाती हैं, एज यू हर्ड इन ऑपरेशन सिंदूर, कराची हैज बिन अटैक्ड। आई मीन ये कई लोगों ने, मुझे याद है मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि कई इंडिया के न्यूज आउटलेट्स ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि कराची को अटैक कर दिया है, कराची को कब्जा लिया है। आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट यूट्यूबर जिसने ओपनली कहा था कि प्लीज अपनी क्रेडिबिलिटी को ऐसे किल मत करो। लोगों ने बाद में बोला कि जी ये इन्फॉर्मेशन नहीं, ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट नहीं है, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर ये नहीं होती, ठीक है। लोगों ने उस वक्त व्यूज फैलाने के लिए कुछ भी बोलना शुरू कर दिया था। सो मच न्यूज केम विच सीम्ड लाइक न्यूज टू अस। ये कह रहे हैं कि इतनी न्यूज आ रही थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कि हमको लगा कि अच्छा ये भी हो रहा है। वेयर डिड दैट कम फ्रॉम? किसने कर दिया है? In scope of all these challenges, you have to work on land, sky, water and all the three. And seriously, salute to our armed forces. जो ये अजीब सी न्यूज फैलाई जा रही थी, सबके बावजूद they stayed focused on their challenge। और ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ऊपर आतंकवादी मारे गए थे। और आने वाले भविष्य में दुनिया में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं, जिसके बारे में ऑफ कोर्स हमारे आर्मी चीफ हिंट एक तरीके से दे रहे थे, उसकी मैं आपको ग्लिम्स दिखाता हूँ। अटलांटिक काउंसिल एक बहुत ही फेमस जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक है। रिसेंटली इन्होंने कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट को इकट्ठा किया, उनसे सवाल पूछे कि हम एक एक करके कंट्री का नाम आपको बताएंगे, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश मोस्ट प्रोबेबली 2035 तक न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लेगा। ईरान का जब नाम आया, 70% से ऊपर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि बिल्कुल ईरान एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन चुका होगा। सऊदी अरेबिया के केस में भी 41 कंट्रीज ने कहा कि हाँ बिल्कुल। इवन कई लोग मानते हैं कि साउथ कोरिया और जापान भी न्यूक्लियर वेपन वाले देश बनने वाले हैं। कैन यू इमेजिन? इससे दुनिया में कितने बड़े परिवर्तन आएंगे, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस कैसे इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, इन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट से यही पूछा गया कि क्या आपके हिसाब से आने वाले 10 सालों में न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं होंगे? 50% ने कहा कि हाँ, 50% ने कहा कि नहीं। और जब इनसे पूछा कि आपके हिसाब से कौन सा देश यूज करेगा न्यूक्लियर वेपन्स, नंबर 1 आंसर था सबका रशिया, नंबर 2 पे नॉर्थ कोरिया, फिर इजराइल, चाइना, यूएसए, और इस लिस्ट में सबसे लोएस्ट कंट्री पता है कौन सा है? भारत। मतलब पिछले साल जब जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछा गया था कि भारत न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है, सिर्फ 3.6% ने कहा कि हाँ। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये परसेंटेज और ज़रा गिर गई है 1.7% पे। रीज़न पता है क्या है? भारत ने ये दुनिया को दिखा दिया है कि हम पाकिस्तान की अच्छे से बॉम्बिंग कर सकते हैं बिना न्यूक्लियर वॉर के। कोई न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं होगा, पाकिस्तान के एयर बेसिस हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम इनके F-16 फाइटर जेट्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और कोई भी न्यूक्लियर वेपन ईदर साइड से यूज़ नहीं किया जाएगा। इसलिए आप देख रहे हैं, सो a lot of changes are happening। I hope हम और आप इसी तरीके से आने वाले 10 साल के जो ये बड़े चेंजेस होंगे इनको मिलकर ऑब्जर्व करने वाले हैं, क्योंकि आई बिलीव मी, जो आने वाले 10 सालों में होगा ये पिछले 50 सालों में नहीं हुआ। बिग थिंग्स आर अबाउट टू हैपन एंड एज अ कंट्री वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि वो कौन सी 2 टीम्स हैं जो विमेंस ODI वर्ल्ड कप 2025 में फाइनल्स मिलकर खेलेंगी। आज भारत के लिए बड़ा दिन है। आई होप वी विन द ट्रॉफी। इतिहास हम बना सकते हैं आज के दिन। एंड जिस तरीके से जो मेंस ODI क्रिकेट टीम को मैं सपोर्ट करता हूँ, उस तरीके से आई विल सपोर्ट द विमेंस ODI वर्ल्ड कप टीम, एंड आई होप ऑल ऑफ यू डू दैट एज वेल। ये अगर हम वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो आप कह लीजिए इससे करोड़ों महिलाएं ऑल ओवर इंडिया इंस्पायर्ड होंगी। तो आपको बताना है विमेंस ODI वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया फाइनल्स किसके अगेंस्ट खेलेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या फिर पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। Hi, myself Dr. M. Bandhavya. I completed PhD in agriculture extension. After completion of agriculture, I want to do agri-business. So I have my ideas to start a startup, but I don't have any particular idea where to start. I used to see Prashant Dhawan sir's videos. Then I saw a advertisement about generative AI course. So I immediately contacted Career 247 people. Then I asked only simple question: can any person who don't have any software knowledge or who don't know any other tools, can they do this course? Will it be useful for them? In the initial class itself, I interacted with the Career 247 people, where they explained about the program. And I also have another doubt, like it will be like all other online courses where somebody will be teaching and everybody will be
will sit silent and no practical thing. But after joining, I realized that half of the session will ma'am is teaching, and the remaining half used to practice. Whenever ma'am used to say, "Na," I used to feel I couldn't able to do this. They are saying, but it's not for me. Somebody who knows software, they will do like that. But by the end of the course, I did a website, so I felt very happy. And I did 15 projects and so many assignments daily we used to do, and one capstone project also. Ma'am inculcated generative AI mindset. My mind used to think, can we use generative AI in some way to make it automation? If you are also so much interested in it, it will be great help for you. So I feel I didn't waste my time and money. So thank you, Career 247.